नजम सेठी साहब, मईशत को लेकर बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अच्छा, हाँ, क्योंकि कौन अब कहता है? इशारे कहते हैं और इशारिये कहते हैं। अच्छा, वो यूं कि जून में बजट हमने पेश करना है और बजट से पहले ज़ाहिर है IMF ने अपनी बहुत सी शराइत पूरी करने को कहा है कि पार्लियामान से आप उनकी मंजूरी दस्ती लें और जून में वो वाला बजट पेश करें जो आपको रिकमेंड किया गया। लेकिन जून में विफाक का बजट आने से पहले KP का बजट आ जाता है और ये शायद हिस्ट्री में ही तो आप बताएंगे पहली बार हुआ है कि सूबा अपना बजट अपने ओन पे पेश कर रहा है और उसके अदादो शुमार क्या है, वो किस हद तक पूरे कर सकते हैं, ये आपसे एक और ज़िमनी सवाल होगा। लेकिन मीनवाइल जो SIFC है, कल उसका एक इजलास तलब किया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को पहले मदऊ नहीं किया गया था, जिसको लेकर तोपें जो हैं वो विफाक पर SIFC पर बरसती रहीं KP से। लेकिन फिर यकदम ये ख़बर आई कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब के कहने पर वज़ीर आला KP को मदऊ कर लिया गया है और वो जाएंगे। लेकिन SIFC की परफॉर्मेंस को लेकर एक रिपोर्ट आती है कल, एक सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब, वो ये कहते हैं कि सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हालांकि ये वन विंडो ऑपरेशन इससे कहा जा रहा था और आर्मी चीफ ने अपनी एक मीटिंग में बताया भी था कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले अफादियत SIFC की, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी बमबारी की जा रही है डायरेक्ट, जैसे ये गैर आईनी इकदाम है। मुझे आपसे ये जानना है कि एक साल के दौरान जो जो वादे किए गए या अहदाफ मुकर्रर किए गए SIFC की जानिब से, वो सारे आपके ख्याल में हासिल हो गए या मईशत में SIFC का किरदार का तयन हो सका? जी बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट आई है जी कि फॉरेन के टोटल इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP जी वो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। जी 13% GDP का हिस्सा जी पे आई है। 1973 में बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे। भुट्टो साहब आ चुके थे, मुल्क आधा हो चुका था और सोशलिस्ट एजेंडे के साथ आए थे और बहुत सी नेशनलाइजेशंस शुरू हो गई थी। तो वो ज़माना ऐसा था कि सरमायादारी को बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट पॉलिसी थी और इरादा भुट्टो साहब का ये था कि जो भी सरमायादारी होनी है वो स्टेट सेक्टर में होगी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ थे और सरमायाकारी के मामलात को देख रहे थे? क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम को तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अच्छा, मगर ये था कि नेशनलाइजेशन जो है वो सोशलिस्ट प्रोग्राम होता है। उसके अंदर जो इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री स्पेशली, वो स्टेट सेक्टर में होती है और जो भी कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है उस सेक्टर में होती है। मगर क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी बंद हो चुकी थी, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आती है। तो इसलिए वो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे। आज अगर वहाँ हम पहुँच गए हैं तो इसका ये मतलब है आज भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं और हमें मायूस होना चाहिए कि हम यहाँ आ गए हैं, बिकॉज आज उल्टा हो रहा है। उस वक्त नेशनलाइजेशन हो रही थी, आज प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन अगर हो रही है तो उसका ये मतलब है कि सरमायादारी को और अहमियत दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, सरमायाकारी को और सरमायादारी को, दोनों सरमायादारी करते हैं ना यार। ये भी बात सही है वैसे। हाँ। तो अब बात ये है कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। हाँ। तो अब एक साल हो गया SIFC को और हमें यही कहा गया था आयशा कि इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और मेरा ख्याल है यही एक वादा था जिसकी बिना पर IMF ने फिर ये फैसला किया। SIFC जो है ये कंट्रोल करेगी सब चीज़ें, अहम फैसले, और किसी एक आने जाने वाली हुकूमत के हवाले नहीं होंगे। तो फिर ये ठीक है, ये सही रास्ता इख्तियार किया जाएगा और जो वादे किए जाएंगे वो निभाए जाएंगे। तो इसलिए SIFC का काफ़ी अहमियत भी दी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी। अच्छा। ये मैं पॉइंट को स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ। दो चीज़ों को अहमियत दी गई, एक ये कि प्राइवेटाइजेशन होगी, नेशनलाइजेशन के नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, और दूसरा ये कि SIFC जो है वो चलाएगी एजेंडा प्लानिंग का। ओके। अच्छा, अब ये है कि एक साल हो गया है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई, बातें चल रही हैं कि जी PIA प्राइवेटाइज हो रहा है, डिस्कोस जो है वो प्राइवेटाइज हो रही हैं वगैरह वगैरह, मगर कोई प्राइवेटाइजेशन, एक साल हो गया कुछ नहीं हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट भी चली गई है और एक नई गवर्नमेंट भी आ गई है, मगर अभी तक एजेंडे के ऊपर बिडिंग तक नहीं शुरू हुई जी। और अभी तक मामला चल रहा है और PIA की जो बहुत फ्लैग कैरियर है आपका, जिसकी प्राइवेटाइजेशन होनी थी, वो भी ऐसे लगता है कि अभी भी वो 3, 4, 6 महीने दूर है। अच्छा, तो एक तो ये धचका है। दूसरा ये कि हमें ये कहा गया था पिछले साल
हमारे जो हेड ऑफ SIFC है आर्मी चीफ, वो गए थे कराची। अब मुझे याद है सितंबर में उनकी एक स्पीच थी वहाँ, जो लोकल बिजनेसमैन के से मिले थे वो, और वहाँ उन्होंने एश्योर किया था कि 50 अरब डॉलर से ज़ायद वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो सरमायादारों को वहाँ इकट्ठा किया गया था टॉप, और उनको कहा गया था कि अब आप फिक्र ना करें, दी इकोनॉमी इज़ इन फर्म कंट्रोल, स्टेबिलिटी आ रही है और इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए इसमें। वो सितंबर है, आज होने जा रहा है मई एंड, so we've done in 9 months, literally 9 months down the line, and over a year since the SIFC was created. So the track record is not so good. But ये तो पहली बात है, इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP गिर गया। एक दूसरी बात ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो इनकरेज करने नहीं आया इन्वेस्टमेंट को, ये भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। ये नहीं कि जी सारा ब्लेम जो है वो हुकूमतों के ऊपर है और सरमायादारी निज़ाम के ऊपर है या सरमायादारों के ऊपर है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। IMF भी नहीं ऐसा प्रोग्राम दे रही है आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल IMF ये कह रही है कि इस वक्त आपको जो लीक्स हैं सिस्टम के अंदर उनको प्लग करना है, टैक्सेशन बढ़ानी है और ग्रोथ नहीं करनी। ग्रोथ नहीं करनी, ग्रोथ के साथ महंगाई आती है जी। जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन गिरानी है, इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना है। इंटरेस्ट रेट्स जितने हाई होंगे उतने लोग कम बोरो करेंगे बिकॉज इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजनेस वाला 22% पे उधार लेके कैसे अपनी कारोबार चलाएगा। इस साथ साथ बिजली महंगी हो रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही है बिकॉज टैक्सेस कलेक्ट करने हैं आपने जी। तो इसलिए सारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और IMF ने भी ये प्रोग्राम जो बनाया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनाया। तो ये कहना कि जी SIFC कामयाब नहीं हुई इज़ नॉट राइट। इसलिए क्योंकि इरादा भी ये नहीं था कि इस दौर में एक साल के अंदर जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं हो जाती तो उस वक्त तक एक ग्रोथ नहीं चलेगी, इन्फ्लेशन को गिराना है और स्टेबलाइज करना है। इसीलिए अब वो कह रहे हैं 1.5 से 2% ग्रोथ हुई है जी। ग्रोथ 6%, 7%, 8%, 9% हो तो फिर पता लगता है कि मगर वो तो नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें SIFC का को आप ये ना कहें कि उन्होंने काम कि वो नाकाम हो गई, ये नहीं कहा जा सकता। मगर कहा ये ज़रूर जा सकता है कि एजेंडा जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो स्लो हो गया। प्राइवेटाइजेशन उस स्पीड पे नहीं चली जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर प्राइवेटाइज हो जाता PIA आज तक तो पैसे आने शुरू हो जाते, खसारे कम होने शुरू हो जाते, शायद वो जो ग्रोथ एजेंडा पे आपने वापस जाना है वो शायद चल पड़ता। अच्छा, फवाद साहब जाते हुए कह गए थे 98% काम हो चुका है प्राइवेटाइजेशन का, तो वो अभी तक उसमें रुकावट क्या? हाँ, वो विल डिस्कस दैट। वो नहीं, बड़ी रुकावटें। तो अब बात आई कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? हमें ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया से इतने पैसे आ रहे हैं, दुबई से इतने पैसे आ रहे हैं जी, कहा गया था जी। अभी वज़ीर आज़म भी तो वादा लेकर आए। तो ये वादे तो चल रहे हैं मगर अब एक नया डायमेंशन आ गया जो उस वक्त सोचा नहीं था किसी ने। वो क्या है नया डायमेंशन? क्या वो नया डायमेंशन ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आपने कंट्रोल कर ली IMF के साथ मिलके, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो रही। ये फैसला ये हुआ था कि हाइब्रिड रेजीम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएगी। जाहिर है क्योंकि SIFC वाले ही तो इंचार्ज है ना इसके भी। तो उनका ये ख्याल था कि हम अब जो करना है हमने कर लेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। अब पॉलिटिकल क्योंकि इलेक्शन हो गई जी, अब उन्होंने कहा जी इलेक्शन हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। मगर हुआ ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से वो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो अब ख़तरे में पड़ गया है। बिकॉज IMF का ये एजेंडा था कि हम आपको पैसे दे देते क्योंकि आपने हमें कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ला रहे हैं, ठीक है, गुड, आप लाएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम पैसे दे रहे हैं आपको, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी, स्टेबलाइजेशन होगी। आपने वो तो कर लिया मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई और दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ। अब मैं आऊँगा उसके ऊपर, तो अभी मत पूछिएगा कुछ मुझे। Let me finish this train of thought. आपने ऐसे करना शुरू कर दिया। The mic is all yours. Mic, leave it with me. Okay. I know you're dying to say something. So many things. Let me finish. But I know that you will answer. I will answer your question. तो अब बात ये है कि SIFC जो है
has to bring in the money. Privatization has to take off. Political stability has to return. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, IMF और टफ हो जाएगा. ठीक, तो आपकी यहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और आवाम के अंदर बेचैनी होगी, और लड़ाई झगड़े शुरू होंगे. हाँ. तो ये एक विशेष सर्कल बनता जा रहा है. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप दिस राइट नाउ. और इस वक्त जो मेन कॉज है, जो कि बात हम पटड़ी पे नहीं मुल्क चल रहा, वो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि हमारा ख्याल था आ जाएगी. इसलिए SIFC की खामियां अपनी जगह, मगर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप किसी एक चीज़ के ऊपर हाथ नहीं रख सकते कि इसकी वजह से SIFC फेल हो चुकी है, या सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, या ग्रोथ नहीं हो रही. मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि जो चीज़ बढ़ रही है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो अब आइए आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ. और IMF ने भी अपने लेटेस्ट जो उन्होंने आपको हिदायत की है, वो यही की है कि ये जो सारा IMF का एजेंडा है, ये सारा डिरेल हो जाएगा अगर सियासी तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए. सियासी स्टेबिलिटी. इसीलिए अब शहबाज साहब पहुंचे हुए हैं दुबई. आगे आर्मी चीफ जो है वो कभी सऊदी अरेबिया में होते हैं, कभी टर्की में होते हैं, कभी जर्मनी में होते हैं. वो सब कुछ यही एक्सप्लेन करने गए हैं कि वी आर गोइंग टू बी अ स्टेबल कंट्री एंड द इंस्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ. ठीक है. तो अब मगर हकीकत ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त वही जो मैंने कल कहा था कि एक तरफ इरिजिस्टिबल फोर्स है, दूसरी तरफ इमूवेबल ऑब्जेक्ट है. इरिजिस्टिबल फोर्स आगे बढ़ रही है, और अब एक ऐसा क्लैश नज़र आ रहा है जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है कौम के लिए, मुल्क के लिए. और ये जो सारा एजेंडा है जिसके तहत अब ग्रोथ होनी है या नहीं होनी, वो है क्लैश बिटवीन द जुडिशरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, इसके क्या आगे नताइज निकलेंगे और इसके क्या खतरात हैं, और सियासत किस तरफ जा रही है, हमें अब वो देखना पड़ेगा. अब हमें इकोनॉमिक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अब हमें फोकस करना चाहिए ऑन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी.